बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास के अंदर थर्मो रेगुलेशन इन मैन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ड्यूरिंग हॉट टेम्परेचर उसकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है और ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर जो है उसकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है। देखिए, हम जब भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं तो आपने याद रखना है उसकी हमें एक रेंज बताई जाती है जो कि कितनी है 36 से लेके 38 सेंटीग्रेड तक। यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग की बॉडी का टेम्परेचर इस रेंज के अंदर होगा तो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो सही तरीके से अपना काम करेंगी, सही तरीके से अपना फंक्शन करेंगी। अगर आप टेम्परेचर को अप एंड डाउन करेंगे तो हमारे जो एंजाइम्स हैं, हमारी जो प्रोटीन्स हैं या फिर हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर भी बताया हुआ है। ये कहते हैं जो बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसकी जो रेंज बताई गई है वो कितनी बताई गई है 41 से लेके 43 सेंटीग्रेड तक। बाज़ औक़ात ये सवाल कभी कभी आप लोगों की टेस्ट के अंदर आ भी जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ मेमल्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिन्हें ब्राउन फेट कहा जाता है। अच्छा, अब ये ब्राउन फेट क्या है? ये किस्मों के ख़ास टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि नेक और शोल्डर के बीच में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये थर्मोजेनेसिस में मदद करते हैं, यानी कि हीट की प्रोडक्शन के अंदर ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर कोल्ड होता है तो आपको पता है कि हम हीट को कंज़र्व करते हैं, तो उस वक़्त इन ब्राउन फेट टिश्यूज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है? रोल होता है। इस इमेज के अंदर मैंने ये कुछ जगहें आपको दिखाई हुई हैं जहाँ पे आप ब्राउन फेट को जो है वो देख सकते हैं। और मैंने इसका काम बता दिया कि ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है और थर्मोजेनेसिस में ये क्या करता है? हेल्प करता है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब टेम्परेचर कोल्ड होता है तो उस वक्त ह्यूमन बीइंग का क्या रिस्पॉन्स होता है, उसकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर कैसा होता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करने लगे हैं। देखें, इस टेम्परेचर को, कोल्ड टेम्परेचर को कोप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास तरीका होता है बिहेवियर, यानी कि हम अपने बिहेवियर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अभी हम समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल, यानी हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के फंक्शंस के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन होता है। हम देख लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की। अच्छा, अब ये जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है इसको हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक है हमारे पास शिवरिंग और दूसरा है हमारे पास नॉन शिवरिंग। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन शिवरिंग को। अच्छा, अब देखो, जब सर्दियाँ होती हैं तो इस वक्त हम हीट को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं या लॉस करते हैं? अंडरस्टूड बात है। हम हीट को कंजर्व करेंगे, बॉडी के अंदर उसको हम बचाएंगे ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो? मेंटेन हो। ये कहता है कि नॉन शिवरिंग तरीके से हम किस तरह से हीट के लॉस से बच सकते हैं। एक तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इरेक्शन ऑफ द हेयर। ठीक है, ये नॉन शिवरिंग के अंदर हमारे पास पहला मैकेनिज्म है इरेक्शन ऑफ हेयर। देखिए, जो फ्यूरी एनिमल्स होते हैं ना, फ्यूरी एनिमल्स उनको कहा जाता है जिनकी स्किन पे बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। उनकी स्किन के नीचे एक किस्म के मसल्स लगे हुए होते हैं, उन मसल्स को कहा जाता है इरेक्टर पिली मसल्स या पिली इरेक्टर मसल्स, ये लिखे हुए हैं। सर्दियों में क्या होता है? ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मसल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जितने भी स्किन के ऊपर हेयर लगे हुए होते हैं ना, वो हेयर इस तरह से इरेक्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हेयर इस तरह से इरेक्ट हो जाते हैं तो इससे क्या होगा? तो भाई, जब ये हेयर इरेक्ट हो जाते हैं तो ये स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और ये जो हेयर की लेयर है ना, ये कभी भी बॉडी से हीट को लॉस होने नहीं देती। तो लिहाजा हीट जब स्किन की तरफ आती है, जब ब्लड के साथ, तो यहाँ से निकलने की जब कोशिश करती है तो ये जो हेयर्स की लेयर बनी हुई है ये हीट को दोबारा पीछे धक्का दे देती है और हीट हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? कंजर्व हो जाती है। और सर्दियों में हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो हीट है वो बॉडी में कंजर्व हो, लॉस ना हो। ये कहता है कि हेयर्स आर रेज ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पिली इरेक्टर मसल्स इन द स्किन। हमारी स्किन में ये मसल्स लगे हुए होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हेयर हमारे क्या हो जाते हैं? रेज हो जाते हैं। वो एक पूरी की पूरी बालों की हेयर की एक लेयर बना लेते हैं जो कि हीट का लॉस होने नहीं देती है। सही है? तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जो हमारे पास सेकंड है वो है सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन। भाई, होता ये है कि सर्दियों के अंदर हमारी स्किन के नीचे फैट की एक्यूमुलेशन होती है इस तरह से। अच्छा भाई, अब फैट की एक्यूमुलेशन होगी तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि आपने याद रखना है, जो फैट होता है ना, फैट वो हीट का बेड कंडक्टर होता है, वो कभी भी हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। तो नतीजे में जो भी हीट हमारी स्किन से लॉस होती है, तो जब वो इस फैट से टकराती है तो फैट इसको दोबारा पीछे धक्का दे देता है और जितनी भी हीट है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? कंज़र्व हो जाती है। और अभी वैसे भी हम कोल्ड टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो कोल्ड टेम्परेचर में हम हीट को क्या करते हैं? कंज़र्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है?
कि इन मेमल्स फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। आपकी स्किन के नीचे जो टिश्यू होते हैं उन्हें एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, फैटी टिश्यू। और मैंने कहा कि ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, ये हीट को कभी भी कंडक्ट करने नहीं देते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा मैकेनिज्म है वो है रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द स्किन। देखिए, हमने कहा कि हमारी बॉडी से जो हीट का लॉस होता है वो स्किन से होता है। अब हीट को लाता कौन है, पूरी बॉडी में हीट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हमारा ब्लड होता है, ठीक है। तो अब किसी तरीके से हम ब्लड का जो फ्लो है वो स्किन की तरफ अगर कम कर देंगे तो ब्लड भी कम आएगा, तो ब्लड के साथ हीट भी कम होगी और इस तरह से बॉडी से हीट का लॉस भी क्या होगा, कम होगा। अब भाई ये खुद ब खुद तो ब्लड का फ्लो कम नहीं होगा ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, वेसल को नेरो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके डायामीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जितना आप डायामीटर उसका रिड्यूस करेंगे उतना ब्लड का फ्लो कम होगा, और जितना ब्लड का फ्लो कम होगा उतनी उसके साथ हीट कम आएगी, और उतनी ही कम हीट आपकी बॉडी से बाहर निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपकी बॉडी में कंजर्व हो जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, द हीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड ऑल अराउंड इन द बॉडी। आपकी बॉडी में हीट की डिस्ट्रीब्यूशन करने का ज़िम्मा किसने लिया हुआ है, हीट ब्लड ने लिया हुआ है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरे ब्लड सेल्स। तो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ब्लड का कौन सा पार्ट होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। अच्छा, ये कहता है कि इन कोल्ड टेम्परेचर, जब ठंड होती है, सर्दी होती है, तो हमारी जो आर्ट्रियोल्स हैं या जो आर्टरी हैं वो नेरो हो जाती हैं, यानी उनका जो डायामीटर है वो कम हो जाता है। इसको साइंटिफिकली कहा जाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि वेसल्स का डायामीटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब आपको बताया कि जितना वेसल्स का डायामीटर रिड्यूस होगा उतना जो है ब्लड का सप्लाई भी क्या होगा, कम से कम होगा स्किन की तरफ, और कम से कम जो है हीट वहाँ पे जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो हमारी बॉडी में कंजर्व हो जाएगी, और हम सर्दियों में यही चाहते हैं। तो भाई नॉन शिवरिंग के अंदर आपको ये तीन मैकेनिज्म याद होने चाहिए। एक इरेक्शन ऑफ हेयर मैकेनिज्म मैंने बता दिया, दूसरा सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन मैकेनिज्म मैंने बता दिया है, और जो तीसरा है वो है रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द स्किन, इसका भी मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को समझा दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं शिवरिंग की तरफ। शिवरिंग का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ की कॉन्ट्रैक्शन होना, जैसे हमारे मसल्स वगैरह शिवरिंग करते रहते हैं। भाई हीट जनरेट्स इन मसल्स बाय शिवरिंग, हमारे मसल्स के अंदर जो हीट की जनरेशन होती है ना वो शिवरिंग से होती है। देखो, सर्दियों के अंदर हमारे जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। आपने भी अमूमन देखा होगा, सर्दियों के अंदर हम अपने मसल्स को रगड़ रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं, हीट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देखिए, जब भी आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें चाहिए होती है एटीपी, सही है। बगैर एटीपी के हमारे मसल्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये मैं चैप्टर नंबर 2 में आपको डिटेल में पढ़वाऊंगा। तो जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसके लिए एटीपी चाहिए होती है। अब एटीपी जो एनर्जी देती है वो कितनी देती है, 7.3 किलो कैलोरीज देती है। अब ये 7.3 किलो कैलोरीज पूरी की पूरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लग जाती। इसमें से कुछ एनर्जी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में लग जाती है और थोड़ी सी एनर्जी हमारे मसल्स में रह जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये हीट क्या करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है। तो देखें, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी डिमांड होगी एटीपी की, और एटीपी कितनी एनर्जी देता है, 7.3। अब ये सारी की सारी एनर्जी हमारी इसमें नहीं लग जाती मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, कुछ एनर्जी हमारी बच जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स रिक्वायर्ड एटीपी। आपको पता है मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एटीपी रिक्वायर्ड होगी। एज एटीपी ब्रेक्स इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जाहिर सी बात है जब आप एनर्जी ले लेंगे तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा, जो बॉन्ड होगी उसकी एनर्जी निकल जाएगी। नतीजे में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जिसमें से कुछ अमाउंट में एनर्जी सप्लाई की जाएगी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जबकि जो दूसरी एनर्जी होगी वो हमारी बॉडी में क्या होती जाएगी, हीट की फॉर्म में एक्यूमुलेट होती जाएगी, और बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। मुझे उम्मीद है ये वाला मैकेनिज्म आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद ये कहता है, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कूलर, अगर इसके बावजूद भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसका जो अमाउंट है, उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए, सर्दियों के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जितना मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा ना तो मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस होती है। आपने अमूमन देखा होगा कि सर्दियों में हमें भूख ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ। खैर, खाने वाले तो गर्मियों में भी ठूस जाते हैं, लेकिन हम जैसे अगर बंदे हों तो हमें सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ, क्योंकि गर्मियों में हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होता है और सर्दियों में मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और बॉडी में कंजर्व हो और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो। अच्छा, अब इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्मों के हार्मोन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड है तो हार्मोन एड्रीनालाइन प्रोड्यूस होता है।
बेटा हार्मोन वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि आपकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखते हैं। एड्रीनालाइन एक हार्मोन है जो कि आपकी किडनी से प्रोड्यूस होता है, और इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। अगर शॉर्ट टर्म के लिए मेटाबॉलिज्म करवानी है तो एड्रीनालाइन आएगा, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए मेटाबॉलिज्म करवानी है तो थायरोक्सिन आएगा। ये हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, जो कि आपके नेक में, ट्रेकिया में जो सांस वाला पाइप है उसके अंदर लगा हुआ होता है, उस ग्लैंड से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इंशाल्लाह ये सारे चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट याद रखें, शॉर्ट टर्म मेटाबॉलिज्म के लिए एड्रेनालाइन होता है और लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिज्म के लिए थायरोक्सिन। तो शिवरिंग और नॉन शिवरिंग दोनों मैकेनिज्म हमें समझ आ गए, और यहाँ पे हमारा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है खत्म। अब हम चलते हैं बिहेवियरल मैकेनिज्म की तरफ कि हम बिहेवियर क्या अडॉप्ट करते हैं। भाई सर्दियों में आप क्या करते हो, गर्म मोटे कपड़े पहनते हो, और क्या करते हो, हुडलिंग क्लोजर टुगेदर। इसका मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ हम मिल मिल के बैठते हैं। देखिए सर्दियों में क्या होता है, हम एक ही चारपाई पे सारे बहन भाई मिल के बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर ऐसा हो कि आपके साथ आके कोई बैठे तो आप उसको दूर भगा देते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर हम हीट को कंजर्व कर रहे होते हैं, गर्मियों के अंदर हम हीट को लॉस कर रहे होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखें ये कौन है, भाई ये सोनिया और उसकी दोस्तें हैं, सारा दिन क्लास में चिरपिर करती रहती हैं। यहाँ पे ये हुडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सारे मिल मिला के बैठे हुए हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कोल्ड टेम्परेचर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और दूसरा हम क्या करते हैं, अगर ठंडी जगह पे बैठे हुए हैं तो गर्म जगह पे, सुबह आप देखो सर्दियों में हम धूप पे निकल के बैठ जाते हैं, कुर्सी रख के या पत्थर के ऊपर या दरख्त के ऊपर, जिसको जो कंफर्ट लगता है वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है और जाके हीट को अपनी बॉडी में कंजर्व करता है। तो ये तो था सारा का सारा सर्दियों वाला सिस्टम। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गर्मियों वाले सिस्टम की। भाई गर्मियों वाला सिस्टम भी दो तरीकों से होगा, एक बिहेवियर्स और दूसरा हमारा फिजियोलॉजिकल होगा। अच्छा, अब ये कोल्ड टेम्परेचर का बिल्कुल अपोजिट है। जिसको कोल्ड समझ आ गया उसको हॉट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहले हम फिजियोलॉजिकल देखते हैं। ये भी दो में डिवाइड है, एक शिवरिंग है और दूसरा क्या है, नॉन शिवरिंग है। भाई नॉन शिवरिंग से क्या होगा कि हम इस बार हीट को गेन नहीं करेंगे, इस बार हम हीट को लॉस करेंगे, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों के अंदर हीट को बॉडी में रखा नहीं जाता, हीट को लॉस किया जाता है। लोअरिंग द इरेक्शन ऑफ एयर, भाई उसमें इरेक्शन ऑफ एयर ज़्यादा थी, इसमें इरेक्शन ऑफ एयर कम है। जितने हमारे पिली इरेक्टर मसल्स रेस्ट में होंगे, रिलैक्स होंगे, उतने हमारे जो हेयर्स हैं, फ्यूरी एनिमल्स के जो स्पेशल हेयर्स हैं, वो इस तरह से नीचे की साइड होंगे, यानी कि वो इरेक्ट नहीं होंगे, तो ऊपर लेयर नहीं बनाएंगे, तो हीट आसानी से बॉडी से क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, हेयर्स आर लोअर डाउन, इसमें हेयर्स हमारे लोअर डाउन होते हैं। हालांकि पिछले के अंदर कोल्ड के अंदर वो क्या थे, हमारे इरेक्ट थे। और ये कहता है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ पिली इरेक्टर मसल्स, इस कंडीशन में हमारे जो पिली इरेक्टर मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, सर्दियों में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, सर्दियों में आपने देखा था जो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो था उसको हम कम कर रहे थे, क्योंकि हमें हीट को कंजर्व करना था। लेकिन गर्मियों में हम क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को स्किन की तरफ इंक्रीज कर देते हैं। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो स्किन की तरफ जाएगा उतनी ज़्यादा हीट जाएगी, और उतनी ज़्यादा हीट हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी। तो ये काम कैसे होगा, वहाँ पे हम आर्टरीज की क्या करवा रहे थे, कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। यहाँ पे हम आर्टरीज का डायामीटर बढ़ाएंगे, और बढ़ाने को क्या कहा जाता है, वेजो डायलेशन कहा जाता है, यानी कि उसके डायामीटर को हम इस तरह से बढ़ा देंगे, तो ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा होगा, पीछे हीट का फ्लो भी ज़्यादा होगा, तो जितनी भी हीट होगी वो बॉडी से अननेसेसरी हीट सारी बाहर चली जाएगी। दैट इज़ वाई मोर सप्लाई ऑफ ब्लड टूवर्ड्स द बॉडी सरफेस टू लॉस द हीट। तो जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हीट का क्या होगा, लॉस होगा। और फैट की एक्यूमुलेशन गर्मियों में ज़्यादा होनी चाहिए, कम, तो भाई बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि हम हीट को लॉस करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा फैट होगा तो आपने याद रखना उतनी ज़्यादा कम हीट जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो ही फैट है वो हीट का एक बैड कंडक्टर है, सही है। अच्छा, शिवरिंग की अगर हम बात करें तो शिवरिंग के अंदर आप देखते हो, आपने कभी देखा है किसी को गर्मियों में कोई अगर खड़ा हुआ और अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो ऐसा हरगिज भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हमें हीट की ज़रूरत नहीं होती, और हमारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जो मेटाबॉलिक रेट होता है, वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज। इसलिए आपने अमूमन देखा होगा कि हमें गर्मियों में जो है वो भूख वगैरह थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन भाई ढूंसने वाले ढूंस जाते हैं। ये कहते हैं कि इन एडिशन दे रिमूव स्वीट फ्रॉम द स्वीट ग्लैंड थ्रू द स्किन। हम स्वीट को भी क्या करते हैं, स्वेट को भी क्या करते हैं, स्वीट नहीं होता, स्वीट मतलब मिठाई, स्वेट को हम स्वेट को भी क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड से बाहर निकालते हैं। और आपको पता है कि ये एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होता है, तो इससे भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कूल डाउन होता है। इफ द टेम्परेचर रिमेन हॉट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बिकम डिक्रीज। जब भी टेम्परेचर आपका हॉट होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ये कहता है कि वो एनिमल जिनके पास स्वेट ग्लैंड नहीं होते तो फिर वो किस तरह से परस्पायरेशन करते हैं या एक्सेसिव हीट को बाहर निकालते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास डॉग है, देखो डॉग के पास किसी भी किस्म का स्वेट ग्लैंड नहीं होता,
या कुछ ऐसे ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर स्केंटी स्वेट ग्लैंड होते हैं, यानी कि कम अमाउंट में स्वेट ग्लैंड होते हैं, तो वो एक एक और प्रोसेस करते हैं जिसे पेंटिंग कहा जाता है। पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट को रिमूव किया जाता है माउथ से और टंग से, जिस तरह से ये डॉग कर रहे, या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज से। ये कुछ एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, हर एनिमल्स के अंदर नहीं होता, सिर्फ उनके अंदर पाया जाता है जिनके पास स्वेट ग्लैंड नहीं होते या जिनके पास कम होते हैं। अच्छा, इनका बिहेवियर मैकेनिज्म क्या होगा भाई? सर्दियों में गर्म कपड़े पहन रहे थे अभी हम, और मोटे कपड़े, और यहाँ गर्मियों में हम क्या करेंगे? पतले कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल, ताकि जो है हमें गर्मी ना लगे। दूसरा, हम क्या करते हैं, कोई गर्म जगह है तो कूलर लोकेशन पे जाते हैं, एसी वगैरह के नीचे, या गांव में आपने देखा होगा जो ठंडी जगहें हैं, नीम है, दरख्त है, उसके नीचे हम बैठ जाते हैं। और हुडलिंग को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। सर्दियों में हुडलिंग करते हैं और गर्मियों में हुडलिंग को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे कोई स्टूडेंट्स होंगे जो हुडलिंग अवॉइड कर रहे होंगे। तो हाँ, ये ज़ुल्फ़कार और शामिर हैं, और ये दोनों एक दूसरे से के साथ हुडलिंग नहीं करना चाह रहे, तो एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं? दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे भाई आप लोगों का ये जो टेम्परेचर कह रहा हूँ, यहाँ पे जो आप लोगों का चैप्टर है वो फिनिश होता है और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए, बाकी हमारा एक टॉपिक रहा हुआ है कि रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन ब्रेन इन थर्मोरेगुलेशन, वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस वहाँ पे वो एक पूरा का पूरा पार्ट है ब्रेन का, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर ने आखिरी टॉपिक नहीं पढ़ाया, वो ऐसे ही हमें छुड़वा दिया है। तो वो आगे आ रहा है चैप्टर नंबर 3 में, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बाकी ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। आप इस पूरे चैप्टर को रीड करें, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा